हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू लेट्स लर्न विद अग्रवाल सोफलिया। मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो है तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं फिर। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि उसमें भी हम पूरे मध्यकाल पढ़ रहे हैं। 712 से लेकर 1192 ईस्वी तक की कहानी। तो उसमें जो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, तराइन का प्रथम युद्ध सब जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं जो न्यू वॉरियर्स है, जो न्यू तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, सभी के लिए है। तो भाई, इतिहास ऐसा विषय है जो चेंज नहीं होता, ये है वो चलता रहता है। ना तो इतिहास चेंज होगा, करंट अफेयर्स तो फिर भी चेंज होता रहता है, लेकिन इतिहास है वो जो का तो बना रहेगा। तो ये तो सभी के लिए है इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था हमारा 1191 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान का जो हरियाणा है उसका करनाल जिला और धामेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र के मध्य का जो क्षेत्र है, जो वर्तमान हरियाणा राज्य है, वहां का जो करनाल जिला है और धामेश्वर, यानी कि धामेश्वर मतलब कुरुक्षेत्र का के जो बीच का क्षेत्र था, वहां पर ये वो जगह है जहां पर तराइन का युद्ध लड़ाया गया था। यानी कि हरियाणा का जो करनाल और धामेश्वर का जो क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र जो दिल्ली का इलाका था, हरियाणा और जो दिल्ली का इलाका था, वहां पे ये युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध कहां लड़ा गया था? हरियाणा में। अब देखो क्यों लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी की साम्राज्यवादी नीति के कारण। तो गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था। परिणाम देखो क्या रहा। मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो प्रथम युद्ध में है वो मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज की विजय हुई थी। फिर देखो द्वितीय युद्ध, तो इसी का उल्टा हो गया। फिर द्वितीय युद्ध में अगले ही वर्ष यानी कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में है वो उल्टा हो जाता है। ये भी 1192 में लड़ा गया था, एक साल बाद में पुनः गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं के बीच में पानीपत के मैदान में। ये है वो, देखो ये पानीपत के मैदान में लड़ा गया था भाई। पानीपत का जो मैदान था वहां पर लड़ा गया था। अब देखो परिणाम क्या रहा। मोहम्मद गोरी की इसमें विजय हुई थी, इसका उल्टा हो गया, क्योंकि यहां पर ये था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जब फर्स्ट युद्ध हुआ था तो उस वक्त है वो मोहम्मद गोरी की सेना है वो पीठ दिखाकर भाग गई थी, और भागती हुई सेना पर है वो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उन्होंने है वो प्रहार नहीं किया, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध मानते थे कि भागती हुई सेना पर क्या प्रहार करें। इसीलिए उन्होंने अपने धर्म को देखते हुए, अपने क्षत्रिय जो वंश है उसको देखते हुए, उन्होंने भागती हुई जो मोहम्मद गोरी की सेना थी उस पर आक्रमण नहीं किया और उसे जाने दिया। इन्हें क्या पता था कि ये है वो वापस बदला लेने के लिए आएगा फिर से। तो सेकंड युद्ध में यही हुआ कि फिर ये जो मोहम्मद गोरी था, इसने है वो उधर पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट युद्ध जीतकर है वो एकदम, वो बोल सकते हो आप कि निश्चित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये मोहम्मद गोरी अब भाग गया, वापस नहीं आएगा, लेकिन ये कूटनीतिज्ञ था, ये फिर से वापस आ गया अगले ही वर्ष और तैयारी के साथ में। और जो भारत के राजा थे उनको अपने संपर्क में कर लिया, उनको अपने साइड करके मिला लिया, और फिर है वो और से ज्यादा सेना लेकर है वो ये आ गया था। और इसका भाई कोई युद्ध का जो कुछ बोल सकते हो कि इसका कोई भी धर्म नहीं था कि ये है वो किसी भी वक्त है वो रात को भी है वो आक्रमण कर देता था मोहम्मद गोरी। तो इसका जो युद्ध के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं तो ये इसके नहीं थे, ये रात को भी आक्रमण कर देता था। शायद इसी के कारण है वो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं
इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार का एक यही कारण था कि उन्होंने है वो भागती हुई सेना पर को छोड़ दिया मोहम्मद गोरी की, और फिर है वो अच्छे से जीवन यापन करने लगे। लेकिन ये मोहम्मद गोरी था भाई, ये फिर से अगले वर्ष आया, और जो अगले वर्ष है वो शत्रु को यानी कि पृथ्वीराज चौहान को है वो पराजित करता है, और फिर है वो जो दिल्ली पर है वो अपनी सत्ता को स्थापित करता है। तो उन्होंने छोड़ दिया ये सोचकर कि ये गया, लेकिन ये नहीं गया था, ये अगले ही वर्ष वापस आ गया था। तो इसमें है वो मोहम्मद गोरी की विजय होती है। तो आगे क्या हुआ फिर वो कहानी हम किसी और दिन जानेंगे। यहाँ पर मुझे आपको लेकर चलना है दिल्ली सल्तनत काल में। तो आगे फिर क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच में, बस इतना जान लीजिए कि इसमें है वो मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। अब देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में माना जाता है। निर्णायक युद्ध अपने आप में था, क्योंकि अब है वो जो राजपूत है, जो क्षत्रिय वंश का शासन समाप्त होकर एक नए वंश की शुरुआत हो रही है दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत काल का इतिहास चेंज हो रहा है। इसने भारतीय भूमि पर मुस्लिम सत्ता को स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया मोहम्मद गोरी ने। अब देखो भाई, इस विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने सबसे विश्वास जो पात्र और युद्ध में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाला गुलाम था, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक नियुक्त किया एवं स्वयं वापस लौट गया। तो इस युद्ध के जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, इस युद्ध के बाद में इसका दिल्ली पर अधिकार हो गया। तो इस युद्ध के बाद में ये है वो अपने मूल स्थान जहां भी था इसका, जो गजनी और हिरात पर ये पहले शासन करता था, गजनी और हिरात का क्षेत्र था, उस पर शासन करता था। तो ये वहां पर वापस लौट गया। तो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उस गुलाम को ये है वो दिल्ली का है वो प्रशासक नियुक्त करता है। दिल्ली का प्रशासक नियुक्त करके ये है वो अपने क्षेत्र में वापस लौट जाता है। यहाँ पर भारत में जो दिल्ली का शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका गुलाम था एवं सेनापति था। युद्ध में इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि गोरी एक प्रकार से सैन्य विश्राम के उद्देश्य से वापस गया था। तो ये है, ऐसा हो सकता है कि ये है वो सैन्य विश्राम के उद्देश्य से है वो वापस गया था। कहां पे? अपने क्षेत्र पे, जो गजनी का क्षेत्र था वहां पे। लेकिन 1206 में देखो, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया। फिर ये है वो यहाँ पर सत्ता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका गुलाम था, उसको सौंपकर है वो वापस चला जाता है। लेकिन 1206 में ये है वो वापस आता है खोकर जनजाति के विद्रोहों को दबाने के लिए। तो 1206 में गोरी ने पंजाब के जो खोकर है, पंजाब राज्य की जो खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया। तो मोहम्मद गोरी का अगर अंतिम आक्रमण पूछे तो पंजाब में खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए ये वापिस आता है 1206 में, और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अब देखो, इसी अभियान के दौरान खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए आया था ना, इसी अभियान के दौरान है वो दमियक यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र था के पास, दमियक यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के पास गोरी की हत्या कर दी गई। इस समय गोरी है वो सिंध नदी के तट पर नमाज पढ़ रहा था। तो इसी समय 1206 में जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि दमियक का जो क्षेत्र था, इसी समय है वो दमियक यानी कि पश्चिमी जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, वहां पर सिंध नदी के तट पर ये वही नमाज पढ़ रहा था। तो उसी वक्त है वो इसकी हत्या कर दी जाती है। अब देखो, गोरी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने साम्राज्य को है वो अपने दासों को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो इसने है वो अपनी मृत्यु से पूर्व ही जो अपना जो साम्राज्य था उसको है वो अपने दासों में विभाजित कर दिया था। तो आप बोलोगे कि फिर इनके वंशज नहीं थे क्या, या इनके पुत्र नहीं थे क्या? तो ये भाई इसके कोई भी पुत्र नहीं था, निसंतान मरा था ये। तो इससे
ये निसंतान था, इसीलिए इसने है वो पहले ही जो अपना साम्राज्य था उसको अपने गुलामों में है वो विभाजित कर दिया था। तो अब देखो किस किस को है वो कौन से गुलाम को कौन सा क्षेत्र मिला। तो यल्दौज को है वो गजनी का जो राज्य क्षेत्र था वो मिला, जहां पर ये खुद शासन करता था। गजनी है वो इसका क्षेत्र था, किसका? मोहम्मद गोरी का। तो गजनी है वो क्षेत्र है वो यल्दौज को देता है। यल्दौज को गजनी का राज्य क्षेत्र मिला था। किसने दिया? मोहम्मद गोरी ने। तो ये है वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे जिनको है वो ये क्षेत्र मिला था। कुम्बाचा को है वो सिंध और मुल्तान का राज्य क्षेत्र मिला। तो जो कुम्बाचा था उसको सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिला था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक को है वो भारतीय राज्य क्षेत्र मिला था। तो इसने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी जो साम्राज्य था उसको गुलामों में विभाजित कर दिया, जिसमें है वो यल्दौज को गजनी का क्षेत्र मिला, कुम्बाचा को जो सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिला, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र मिला। तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे गुलाम वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए, किस प्रकार से है वो आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।